नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। आज कौन कौन सा चैप्टर खोल रहा हूं और कौन कौन सी क्लास लगेगी पहले वो बता दूं। सबसे बड़े ट्रेन हादसे के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई साजिश दिखी है क्या? क्योंकि इसे हादसा बताया जा रहा है, फिर साजिश का जिक्र क्यों, सवाल क्यों, आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। ड्राइवर, सिस्टम, अगर किसी की गलती नहीं तो फिर एक्सीडेंट हुआ कैसे, आज इस पर बात होगी। ओडिशा ट्रेन हादसे की वो तस्वीरें जो बड़े सवाल पूछ रही हैं। ममता, लालू, अश्विनी वैष्णव, ट्रेन हादसे पर किस रेल मंत्री ने क्या किया था, आज उसका चैप्टर भी बताऊंगा आपको। इसके अलावा नीतीश राज में गिरते पुल ने मोदी विरोध का एजेंडा कैसे एक्सपोज कर दिया, इसका चैप्टर भी है। उत्तर प्रदेश की बात होगी, बर्थडे योगी आदित्यनाथ का, लेकिन केक मुख्तार अंसारी का कट गया। जेल में मछली खाने वाले मुख्तार के गले में योगी का कांटा कैसे फंसा है। योगीराज में फिर हुई सजा तो कैसे गिड़गिड़ाने लगा मुख्तार अंसारी, उसकी एक एक डिटेल दूंगा। और आखिर में बताऊंगा कि जज से कुरकुरे, जो आप खाते हैं ना कुरकुरे, और बिस्किट क्यों मांग रहा है मुख्तार अंसारी। लेकिन पाठशाला में पहले दिन भर का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। भारत दौरे पर आए अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के साथ बैठक की। इस बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के मुद्दे पर सहमति बनी है। पीएम मोदी के अमेरिका के दौरे से पहले इस बैठक को बड़ा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में नाबालिगों का धर्मांतरण करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस मामले में एक मौलवी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि मौलवी ऑनलाइन गेम के जरिए हिंदू बच्चों को निशाना बनाता था। गेम हारने पर बच्चों को जीतने के लिए जाकिर नायक के वीडियो दिखाए जाते थे और फिर झांसे में लेने के लिए बच्चों को जिता दिया जाता था और फिर उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए उकसाया जाता था। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सिसोदिया ने अपनी पत्नी की खराब तबीयत का हवाला देते हुए कहा था कि हमको जमानत दे दीजिए। हालांकि कोर्ट ने सिसोदिया को हिरासत में रहने के दौरान एक दिन सुबह 10 से 5 बजे के बीच अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दी है, लेकिन इस दौरान सिसोदिया मीडिया से बात नहीं करेंगे। उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी की सरेंडर याचिका खारिज हो गई है। प्रयागराज की जिला कोर्ट ने कई तारीखों से वकील के पेश नहीं होने की वजह से आयशा नूरी की याचिका खारिज कर दी। पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में आयशा नूरी को आरोपी बनाया है। आयशा पर हत्या में शामिल शूटर्स की मदद करने का आरोप है। हत्याकांड में नाम आने के बाद से आयशा नूरी फरार है। कुछ दिनों तक शांत रहने के बाद मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़क गई। काकचिंग जिले में उपद्रवियों ने 100 से ज्यादा घरों में आग लगा दी। इस दौरान कांग्रेस के एक विधायक के घर को भी निशाना बनाया गया। सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान के तहत अलग अलग इलाकों से करीब 800 हथियार और बड़ी मात्रा में गोला बारूद जब्त किया है। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में बड़ा हादसा हुआ है। तेज आंधी चल रही थी, जिसकी वजह से स्टेडियम के बाहर जो भारी भरकम बोर्ड लगा हुआ था वो गिर गया और वहां से जो कार गुजर रही थी उसी के ऊपर जाके गिर गया। इस हादसे में कार में मां बेटी जो बैठी हुई थी उनकी मौत हो गई है, जबकि एक युवक घायल हुआ है। दिन भर के रिवीजन के बाद अब पाठशाला की पहली क्लास और इसमें ओडिशा रेल हादसे का चैप्टर। सबसे बड़े ट्रेन हादसे के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साजिश दिखी है क्या? ड्राइवर, सिस्टम, अगर किसी की गलती नहीं तो फिर एक्सीडेंट के पीछे क्या वजह है? ओडिशा ट्रेन हादसे की वो तस्वीरें जो बड़े सवाल पूछ रही हैं। ममता, लालू, अश्विनी वैष्णव, ट्रेन हादसे पर किस रेल मंत्री ने क्या किया था, आज इसका चैप्टर आपके सामने रखूंगा। ओडिशा में हुए भयानक रेल हादसे की चर्चा पूरे देश में, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें लोगों ने पहले कभी देखी नहीं। रेल हादसे बहुत देखे, लेकिन इतना भयावह, 3 ट्रेनें, और इस हादसे को अब 3 दिन हो चुके हैं। और आज की स्थिति यह है कि अस्पतालों में जो घायल भर्ती हैं उनमें से करीब 950 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। जिस रेलवे लाइन पर यह हादसा हुआ वहां पर ट्रेन मूवमेंट फिर से शुरू हो गई है। इसके बीच एक बड़ी चुनौती मृतकों की पहचान करना भी है, क्योंकि हादसे में मारे गए लोगों का आंकड़ा 275 है।
जिसमें से करीब 170 लोगों के शव की पहचान हो चुकी है दोपहर तक। यानी अभी भी कई शव हैं जिनकी पहचान होनी बाकी है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि ऐसे भयानक हादसे का गुनहगार कौन है? क्या यह सिर्फ लापरवाही का मामला है या फिर इसके पीछे कोई भयंकर साजिश हुई है? साजिश वाले एंगल को ही देखने के लिए अब कहा जा रहा है कि जांच में सीबीआई को घुसाया गया है। आमतौर पर रेल हादसा होता है और जांच का जिम्मा सीबीआई को थोड़ी मिलता है। आपने भी इससे पहले कई बार ट्रेन हादसे सुने होंगे। आपने सुना होगा रेलवे बोर्ड जांच करता है, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच हो जाती है कई बार, लेकिन सीबीआई रेल हादसे की जांच कर रहा है भाई, क्योंकि ज्यादातर रेल हादसों की वजह या तो मानवीय भूल होती है, सिस्टम की गड़बड़ी होती है, कमजोर और घटिया मशीनरी होती है। तो इसमें सीबीआई क्या ही करेगा, क्योंकि जब ऐसी वजह होती हैं तो इसकी जांच रेलवे खुद कर लेता है। लेकिन ऐसे हादसे जहां आपराधिक साजिश की बातें कहीं ना कहीं प्रशासन के दिमाग में आ रही हो कि कुछ आपराधिक एंगल तो नहीं है, जहां यह लग रहा हो कि इस हादसे को किसी ने जानबूझकर तो अंजाम नहीं दिया, इन सवालों को शांत करने के लिए फिर सीबीआई या एनआईए जैसी जांच होती है, ताकि वो जांच करे और यह पता लगाएं कि क्या यह सिर्फ मानवीय भूल है या जानबूझकर की गई मानवीय भूल है। और इसी वजह से पहले भी कुछ रेल हादसों में सीबीआई या एनआईए की जांच करने के लिए कहा जा चुका है। ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, क्योंकि रेलवे अपनी जांच में इस बात का पता तो लगा सकता है कि हादसे की वजह क्या है, लेकिन यह पता लगाने के लिए कि एक्सपर्ट एजेंसी चाहिए जो यह पता लगाए कि हादसे के पीछे अनजाने में लापरवाही है या जानबूझकर की गई साजिश। कहा जा रहा है कि इसीलिए जांच अब सीबीआई को सौंपी गई है। ओडिशा के रेल हादसे में ऐसा क्या पता चला जिससे सरकार को यह लगा कि इसकी जांच सीबीआई को करनी चाहिए, उसके बारे में आज आपको पाठशाला में बताऊंगा। दरअसल इस मामले में रेलवे ने ड्राइवर को क्लीन चिट दे दी है। ड्राइवर को क्लीन चिट क्यों मिली यह आगे बताऊंगा, लेकिन रेलवे कह रहा है कि ड्राइवर की गलती से यह सब नहीं हुआ है। यह बात भी साफ हो रही है कि दोनों ट्रेन अपनी सीमित गति में चल रहे थे, मतलब ओवर स्पीडिंग नहीं है कि भाई 100 पे चलना था और 150 पे चल रहे थे। जितनी स्पीड उनको स्पीड तेज थी, लेकिन जितनी होनी चाहिए थी उतनी ही थी। इसके साथ ही रेलवे ने इस बात से भी इनकार कर दिया कि उसके सिस्टम में कोई डिफेक्ट था। रेल मंत्री ने कहा था कि हादसे की वजह इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन एंड इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से हुई छेड़छाड़ है। यानी रेलवे को हादसे की वजह तो पता चल गई है, लेकिन इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन की सेटिंग कैसे चेंज हुई यह अब जांच में सामने आएगा। और आप कहेंगे ये इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन होती क्या, ये क्या बला है, इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक पॉइंट मशीन और इंटरलॉकिंग सिस्टम फंक्शन ऐसा सिस्टम है जो एरर प्रूफ और फेल सेफ है। यानी सिस्टम में गलती होने की गुंजाइश ही नहीं है, और अगर यह फेल भी हो जाए तो सभी सिग्नल धड़ 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 करके रेड हो जाए और जितनी ट्रेनें आ रही है सब रुक जाएंगी अगर सिस्टम फेल हुआ तो इसीलिए रेलवे कह रहा है कि बॉस अगर यह सिस्टम फेल हुआ होता तो सिग्नल लाल हो गए होते, ट्रेन के ड्राइवर को पता चल गया होता कि आगे नहीं जाना है, वहां तो सिग्नल हरा था। रेलवे की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया कि एआई बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में कोई डिफेक्ट नहीं मिला है। अब जब ड्राइवर की गलती नहीं दिख रही, ट्रेन ओवर स्पीड थी नहीं, सिस्टम में कोई डिफेक्ट दिख नहीं रहा, तो बॉस ऐसा कैसे हो सकता है कि ट्रेन का हादसा हो जाए, ट्रेन को जिस पटरी पर जाना है वो छोड़कर दूसरी पटरी पर चला जाए? यह कैसे हो गया? किसी ने इस ऑटोमेटेड सिस्टम से छेड़छाड़ की है क्या? इसी सच का पता लगाने के लिए रेलवे बोर्ड की सिफारिश पर अब सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। यानी यह पूरा का पूरा हादसा का मामला है या साजिशन किया गया कोई कांड, इसका सच अभी आना बाकी है। लेकिन यह पूरा हादसा कैसे हुआ, यह जो बातें कही जा रही हैं इसका क्या मतलब है, रेल मंत्री किस तरह से जो बातें कह रहे हैं उसका आधार क्या है, इस पर आऊंगा। पहले एक बार रेल मंत्री को सुनिए, फिर आगे की बात समझाऊंगा। जिस सिचुएशन में ये दुर्घटना हुई है और जो परिस्थितियां हैं
उन सब को ध्यान में रखते हुए जो कुछ अब तक का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन मिली है उस सब को ध्यान में रखते हुए आगे की इंक्वायरी के लिए, आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। देखिए, हादसे के पीछे साजिश की आशंका इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि कोरोमंडल एक्सप्रेस जिस लाइन से जा रही थी उसमें अपनी ही लाइन पर उसको रहना था, लेकिन वो अपनी लाइन से निकलकर लूप लाइन पर घुस गई और वहां पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। इस पूरे पॉइंट को समझने के लिए कि हादसा कैसे हुआ, शुक्रवार 2 जून की रात को बालासोर के पास बहानगा बाजार स्टेशन के पास क्या हुआ, मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। मैं अभी भी, क्या है ये तस्वीर आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि कहानी क्या है अभी तक बहुत लोगों को समझ में नहीं आया। कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता कह रहा है कि अरे मोदी जी तो तेज ट्रेन चला रहे हैं इसलिए हो गया। अरे भाई, ट्रेन की स्पीड का कोई लेना देना नहीं है। कोई कह रहा है अरे मोदी जी ने तेज ट्रेन चला दी और पटरियां उस लायक नहीं, अरे भाई पटरी का भी लेना देना नहीं है। क्या कहानी है पहले उसको समझिए। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये है अपलाइन जिस पर कोरोमंडल एक्सप्रेस चल रही थी, वो इस तरफ से आ रही थी और ये पटरी देख रहे हैं, इस पर से होते हुए उसको सीधा निकल जाना था। ये है डाउन लाइन जिससे एक दूसरी ट्रेन आ रही थी, तीसरी ट्रेन जिसको आपका ये जो हादसे का शिकार हो गई, और ये है लूप लाइन, देख रहे हैं ये पटरी यहां से आकर और दूसरी पटरी में मिल गई, इसको लूप लाइन कहते हैं। अब इसमें हुआ क्या है, अब इसको आप ऐसे समझिए, इस तस्वीर को देखिए, ये अपलाइन है, ये आप कोरोमंडल एक्सप्रेस देख रहे हैं। अब ये कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही है और इसको ये लूप लाइन पे जाना ही नहीं है, जहां मालगाड़ी खड़ी है वहां उसको जाना ही नहीं था, वो सीधा जाने वाली थी। लेकिन कहानी यहीं पर है कि उसको वो अचानक इस लूप लाइन से कहा जा रहा है कि होते हुए इस पर चली गई जहां मालगाड़ी खड़ी थी और वहां जाकर वो टकरा गई। तो इसलिए ट्रेन की स्पीड का कोई लेना देना नहीं है भाई, उसको सीधा जाना था, वो अपना सीधा चले जा रही थी। अब वहां जाके क्या हुआ कि वो यहां से लूप लाइन से आ रही थी, यहां देखिए ये लूप लाइन पर खड़ी हुई है मालगाड़ी, वो यहां से आई, यहां पे सीधा सामने खड़ा, इससे टकराई। अब इससे टकराई तो इतने स्पीड में थी कि इसके ट्रेन के हिस्से दूसरे ट्रैक पे चले गए। अब इधर से जो ट्रैक पे आ रही है उसका तो बेचारी का कोई लेना देना नहीं, वो आई सामने ट्रेन देखी, अरे यहां पे तो डब्बे पड़े हुए, उस पर चढ़ गई। इस तरह से हादसा हुआ है। तो ना ट्रेन गलत स्पीड पे चल रही थी, ना पटरियों का कोई लेना देना है कि पटरी खराब थी, ना ही कोई दूसरा सिस्टम जो है जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। ड्राइवर की भी गलती नहीं है। क्यों है अभी आपको यह भी बताऊंगा। जरा इसका एनिमेशन देखिए, आपको समझ में आएगा। ये देख रहे हैं, ये ट्रेन चल रही है, देखिए कैसे लूप लाइन से, यहां कोरोमंडल एक्सप्रेस है, ये हावड़ा एक्सप्रेस है, ये देखिए वो जाके यहां मालगाड़ी से टकराई, इधर पलटी, इधर से दूसरी ट्रेन आ रही थी, वो उसके डब्बे पे चढ़ गई और यहां हादसा हो गया। ये देखिए इसको, ये पूरा एनिमेशन आपको बता देगा कि कहां क्या कहानी हुई। इसको दरअसल इधर जाना ही नहीं था, इसको सीधा चले आना था, बस इतनी सी कहानी। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि क्यों रेलवे कह रहा है कि इसमें जो है जांच सीबीआई से होनी चाहिए। अब आप देखिए, एक ये रेलवे ट्रैक है जिस पर ट्रेन जा रही थी, जिसको मैं कह रहा हूं डाउन लाइन, जिस पर तीसरी ट्रेन थी। एक ये ट्रैक है जिस पर ट्रेन चल रही थी और इधर से कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही है। थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं, इधर देखिए, ये अपलाइन है और इस पर कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही है, ठीक है। ये ट्रेन आ रही है, ये है कोरोमंडल एक्सप्रेस, ठीक है। ये ट्रेन इधर आ रही है, इस दिशा में आ रही है, और ये है लूप लाइन। इसको देखिए, ये लूप लाइन है। अब यहां पर एक मालगाड़ी खड़ी है, ठीक है, ये मालगाड़ी खड़ी है। अब कहानी ये है कि यहां से एक पटरी जो है वो ऐसे आके मिली, जो कि इस्तेमाल होती है। भाई मान लीजिए क्या होता है, अमूमन किसी एक्सप्रेस ट्रेन को पार कराना है और इसी से मान लीजिए मालगाड़ी आ रही होगी, तो मालगाड़ी को कहते हैं एक काम करो तुम इधर साइड में लगो, यहां पे मालगाड़ी खड़ी हो गई और फिर यही ऐसा ट्रेन आपको इसको मेन पटरी पे ले जाती है। तो ये मालगाड़ी यहां खड़ा करा है, इधर सिस्टम खाली हो गया, यहां से ये ट्रेन जो है वो निकल के चली जाती है।
अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आप ये कहेंगे कि ये जो अप लाइन है, इसमें ऐसा नहीं है कि ड्राइवर जो है वो अपना आया और चलता चला गया। यहां पर दो सिग्नल होते हैं। अगर आप इसको देखेंगे, एक सिग्नल, दो सिग्नल, ये लूप लाइन के पहले दो सिग्नल होते हैं, ये लगे हुए होते हैं, दो सिग्नल लगे होते हैं। अब ड्राइवर क्या है, जब वो ट्रेन लेके आ रहा है तो ड्राइवर ये रोड पे थोड़ी गाड़ी चला रहा है कि उसका मन आया और यहां से उसने बाएं मोड़ दिया, उसके हाथ में कुछ है ही नहीं, वो कुछ नहीं करता है। यहां पे अपने आप ऑटोमेटेड सिस्टम चेंज होता है अगर उसको लूप लाइन में जाना है। तो ड्राइवर की गलती इसलिए नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं था, जितने स्पीड पे चलना था उतने पे ही गाड़ी चला रहा था। अब यहां से जब ये आया है तो ये जो सिग्नल है ये हरा था, ये दूसरा सिग्नल भी हरा था, यानी ये दोनों सिग्नल हरा होने का मतलब क्या है कि आपको गाड़ी इसी मेन लाइन पर लेते हुए चली जाना है। अगर ये पीला होगा, इसके पीला होने का मतलब क्या है कि आपको लूप लाइन में जाना है। तो ड्राइवर की कोई गलती नहीं, वो आया, वो देखा ये वाला पहले, और इन दोनों के बीच में 1 किलोमीटर का फासला होता है। इसको कहते हैं डिस्टेंट सिग्नल, इसको कहते हैं होम सिग्नल। तो वो जब आया, उसने पहला देखा, दूर से देखा, अरे ये तो हरा है, मतलब मुझे मेन लाइन पे जाना है, कोई गड़बड़ी नहीं। फिर 1 किलोमीटर ट्रेन क्रॉस की, उसने देखा होम वाला सिग्नल, वो देखा वो भी हरा, तो उसने कहा अच्छा, इसमें मतलब कोई खतरे की बात नहीं है भाई। वो अपना जाग जाता, अलार्म लग जाता उसको कि भाई ये तो कुछ गड़बड़ है। दोनों हरा था। वो सोचा अब यहाँ पे ये मुझे इधर मुड़ना ही नहीं होगा, यहाँ पे सिस्टम लगा हुआ होगा इंटरलॉकिंग वाला, मैं सीधा चला जाऊंगा। लेकिन यहीं पे कहानी गड़बड़ाई। और यहां एक सिस्टम, यहां भी एक सिग्नल होता है, ये भी जो है ये दिखाता है कि भैया तुम पार कर जाओ स्टेशन। ये भी हरा था, देख रहे हैं, 3 सिग्नल लगे थे, तीनों के तीनों हरे थे भाई। अब सवाल यही उठ रहा है कि जब तीनों सिस्टम हरे थे, इसका मतलब उस ट्रेन को लूप लाइन पर जाना ही नहीं था। अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि अगर सिस्टम एरर प्रूफ है, तीनों बत्तियां हरी थी, गाड़ी को लूप लाइन में जाना ही नहीं था, गड़बड़ी होने का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा, ड्राइवर ने कोई गड़बड़ी की नहीं, तो क्या उसमें छेड़छाड़ की गई? सुनिए रेलवे बोर्ड की सदस्य जया वर्मा क्या बता रही। It is supposed to be tamper proof. It is supposed to be error proof. उसका एग्जैक्ट वर्ड बता देता हाँ, हूँ। बताओ। It is called fail safe system. It will fail on a safer side. अगर possibilities of what can go wrong. Supposing किसी व्यक्ति ने वहाँ पे आसपास कुछ खोद दिया, बिना ये देखे कि वहाँ पे केबल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कुछ अगर काट दिया। अक्सर देखेंगे आपकी कुछ काम चल रहा है, रोड बन रही है, कुछ हो रहा है, पेवमेंट बन रहा है, और अगर बिना उसने जानकारी के, बिना उचित परमिशन के वहाँ पे काम किया, पॉसिबल है कि केबल कट जाए, या इस तरह की चीज़ों से प्रॉब्लम आ सकती है सिग्नलिंग में, या किसी ने उसमें कुछ मतलब कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, या कहीं ज़्यादातर ऐसी चीज़ें होती नहीं है, नॉर्मली इस तरह का नहीं होता, बट एक मशीन है ये, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो, चाहे मैकेनिकल मशीन हो, कोई भी मशीन फेलियर प्रोन होती है। एक मतलब 99.9% कोई फेलियर नहीं होगा, 1.1% चांस मशीन में फेलियर का होता है। तो वो पॉसिबिलिटी तो हमेशा ही है हर तरह के सिस्टम में। यानी ये साजिशन किया गया कोई घटनाक्रम है, ये भी नहीं कह रहा रेलवे, और पूरा हादसा है, इस पर भी मन नहीं मान रहा है, इसलिए सीबीआई जांच हो रही है। और वो कह रहे हैं कि भाई 99.9% टाइम गड़बड़ी नहीं होती, लेकिन वो जो 0.1 का स्कोप है वो खुद से हो गया या किसी ने किया, ये बड़ा सवाल है जिसकी जांच के लिए सीबीआई को लगाया गया है। सबसे बड़ा सवाल यही कि रेलवे में ट्रेनों का संचालन जिस पॉइंट सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम से होता है, वो जब एरर प्रूफ है, उसमें अपने आप से कोई गड़बड़ी हो ही नहीं सकती, अपने आप से नहीं हो सकती, तो फिर यह हादसा कैसे हो गया? यहां आपको रेलवे के पॉइंट सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम को भी समझना होगा कि यह होता क्या है, यह काम कैसे करता है। देखिए, दिन भर में, एक दिन में भारत में हजारों ट्रेन चलती है। यह ट्रेन सही रूट पर चले,
एक ही रूट पर ट्रेन आमने सामने ना आ जाएं, ट्रेन के रूट आपस में क्लैश ना करें, यह सब कुछ मैनुअली करना संभव नहीं है। पहले मैनुअली होता था, लेकिन तब ट्रेनों की संख्या भी कम थी और किसी भी मानवीय भूल की वजह से हादसे की गुंजाइश तब ज्यादा होती थी। लेकिन अब इसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी ही एक AI बेस्ड टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम। यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि ट्रेन सही ट्रैक पर चले और पूरी सेफ्टी के साथ सही समय पर चले। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम ट्रेन की पटरियों पर लगा हुआ होता है, जो कि सेंट्रल सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है, जहां पर ट्रेन की आवाजाही का पूरा डेटा मौजूद होता है, सेंट्रली कंट्रोल होता है। यहीं से गाड़ियों को सिग्नल मिलता है, जिसकी मॉनिटरिंग रेलवे से जुड़े अनुभवी लोग करते हैं। तो यह पूरा मैकेनिकल सिस्टम है भाई, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा हुआ है। और इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि जब इसको इस तरह से बनाया गया है कि ऐसी घटना ही ना हो, तो यह हो कैसे गया? इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम एक बड़ा सिस्टम होता है और इसे 3 बड़े हिस्सों में बांटा जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम आपको बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम, अब ये समझिए, देखिए ये सब समझिएगा तब आपको पता चलेगा कि वहां क्या हुआ नहीं हुआ, सीबीआई जांच क्यों हो रही है। इसमें 3 हिस्से होते हैं। एक होता है पॉइंट सिस्टम, एक होता है जो इसमें लगा हुआ होता है वो है ट्रैक, ऑक्यूपेंसी सेंसिंग डिवाइस लगा हुआ होता है, ठीक है। और तीसरा इसमें होता है सिग्नल। ये 3 चीजें इसमें लगी हुई है, ठीक है। अब रेलवे का पॉइंट सिस्टम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है और ट्रेनों के सुरक्षित संचालन में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। होता यह है कि किसी भी स्टेशन पर मेन लाइन होती है जिस पर ट्रेन गुजरती है, जैसे कोरोमंडल एक्सप्रेस को मेन लाइन से गुजरना था, और कुछ लूप लाइन होती है जहां ट्रेनें खड़ी रहती हैं। अब अगर ट्रेन को मेन लाइन से गुजरना है तो कोई दिक्कत नहीं होती, वो सीधा निकल जाती है। लेकिन अगर किसी वजह से आगे ट्रैक क्लियर नहीं है तो ट्रेन को लूप लाइन में लेके डाल दिया जाता है और इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट सिस्टम काम करता है। इससे तय होगा कि ट्रेन कौन से ट्रैक से होकर जाएगी। यह पॉइंट सिस्टम ज्यादातर वहां लगा होता है जहां पर डाइवर्जेंस होता है, यानी एक पटरी से होते हुए 2 ट्रैक हो जाते हैं। जो अभी आपको मैं बता रहा था, ये जो पॉइंट सिस्टम लगा होता है भाई, एक पटरी ये है, एक पटरी ये है, और यहां से अगर मान लीजिए लूप लाइन है, ये लूप लाइन है, तो जहां पर ये पटरी मिल रही है आकर इस पटरी से, यहां पर ये जो है पॉइंट सिस्टम लगा हुआ होता है, मतलब उसके थोड़ा और पहले। अब क्या ये सिस्टम ऐसे काम करता है, जब एक बार ट्रेन को ट्रैक तय हो जाता है कि उसे किस ट्रैक से जाना है, तो पॉइंट को तय पोजीशन पर लॉक कर दिया जाता है। मतलब जब कोरोमंडल एक्सप्रेस को पता चल गया, मतलब उसको क्या पता चलेगा, जिनको भेजना था कि भाई इसको सीधा निकालना है, उस स्टेशन पर लोगों को पता था कि वहां मालगाड़ी लूप लाइन में लगी हुई है, तो वहां से तय हो गया इलेक्ट्रॉनिकली कि ये सीधा जाएगी, और वो सिस्टम लॉक हो जाता है। फिर ड्राइवर भी क्या कोई चाले वो नहीं चल सकता, और एक बार जब ट्रेन का ट्रैक तय हो जाता है तो पॉइंट को तभी बदला जा सकता है जब ट्रेन उस पर से गुजर जाती है। इसीलिए तो सवाल खड़ा हो रहा है बॉस कि जब ट्रैक सिस्टम है, पॉइंट सिस्टम है, तो किस तरह से, अगर वो तय था कि सीधा जाना है, तो वो लूप लाइन में गया कैसे? क्या किसी ने उसको चेंज कर दिया क्या? पॉइंट सिस्टम के बाद आपको इंटरलॉकिंग सिस्टम के 2 और जरूरी हिस्से के बारे में भी बताता हूं। इसमें एक पार्ट है ट्रैक ऑक्यूपेंसी सेंसिंग डिवाइस। यह एक ऐसा सिस्टम होता है जो यह बताता है कि पूरे ट्रैक पर कहां पर कौन सी ट्रेन चल रही है या खड़ी है। इसकी मदद से सिग्नल लाल, पीले या हरे दिखाए जाते हैं। ट्रैक पर कोई ट्रेन या कोई और वाहन मौजूद है या नहीं, इसको पता करने के लिए पूरे ट्रैक पर लो वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। उससे पता चलता है कि ट्रैक पर कोई गाड़ी है कि नहीं है। अब आप देखिए, जब कोरोमंडल एक्सप्रेस को तीनों हरी लाइट मिली हुई थी,
तो तीनों हरी लाइट तो जो अप लाइन थी उसके लिए ही होगी ना, क्योंकि लूप लाइन में तो ऑलरेडी मालगाड़ी खड़ी थी। और अगर तीनों हरी लाइट मिली हुई थी, इसका मतलब इंटरलॉकिंग सिस्टम भी अप लाइन के लिए ही होना चाहिए था। यह कैसे बदल गया भाई? यही तो सीबीआई जांच करेगी। अब जो सिग्नल वाला सिस्टम है वो भी समझिए। इसे आप इस तरह से समझिए कि अगर ट्रेन दिल्ली से जयपुर जा रही है तो ऐसा नहीं होता कि उस रूट पर पूरे ट्रैक को खाली करवा दिया जाता है, और ऐसा भी नहीं होता कि ट्रेन पूरे सफर में एक ही ट्रैक पर चल रही होती है। एक ही ट्रैक पर कई ट्रेनें चलती हैं और एक ही ट्रेन कई ट्रैक पर भी चलती है, लेकिन ट्रेन को किस ट्रैक पर चलना है यह ड्राइवर तय नहीं करता। यह सब कुछ इंटरलॉकिंग सिस्टम से चलता है। ट्रेन के ड्राइवर के सामने रूट और ट्रैक लगातार डिस्प्ले होते रहते हैं कि उसे किस रूट और किस ट्रैक पर चलना है, लेकिन उसके कंट्रोल में कुछ नहीं होता कि वो बदल देगा कि अच्छा मेरा मूड जो है वो थोड़ा मन कर रहा बाएं वाले ट्रैक से चला। वो ड्राइवर नहीं करता। इसके साथ ही पूरे ट्रैक पर जहां जहां जरूरत होती है वहां सिग्नल भी लगाए जाते हैं। ये सिग्नल ड्राइवर को कॉन्फर्मेशन देते हैं कि रूट सही में क्लियर है या नहीं। अगर सिग्नल ग्रीन होता है यानी रूट क्लियर है, अगर सिग्नल पीला है तो ट्रैक बदलना होता है, और अगर सिग्नल लाल है तो मूवमेंट नहीं करना होता है। अब ओडिशा वाले हादसे में सिग्नल को लेकर एक थ्योरी यह भी चल रही है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस के ड्राइवर को ग्रीन सिग्नल मिला था, फिर अचानक ग्रीन सिग्नल बंद हो गया, लेकिन तब तक कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन में एंटर कर चुकी थी। उस समय ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा थी और लूप लाइन में मालगाड़ी 100 मीटर आगे ही खड़ी थी। इसलिए ड्राइवर चाहकर भी ट्रेन को नहीं रोक सकता था और ट्रेन मालगाड़ी से जाकर भिड़ गई। हमने जो कैलकुलेशन किया उससे ही लगता है कि अगर ट्रैक बदला होगा तो उसके बाद ड्राइवर के पास गाड़ी को रोकने और मालगाड़ी से न भिड़ने के लिए कितना समय था आपको पता है? ड्राइवर के पास जो समय था, क्योंकि कुछ लोग सोच रहे होंगे यार ड्राइवर तो ब्रेक लगा सकता था। ड्राइवर के पास कितना समय था आपको पता है? ड्राइवर के पास समय था मात्र 3 सेकंड। मात्र 3 सेकंड। मतलब जब गाड़ी जो है वो अप रूट से अप ट्रैक से जो है वो लूप लाइन में जब घुसी होगी और ड्राइवर को ये समझ में आया होगा कि यार मुझे तो इधर जाना था, ये इधर किधर चला गया, और सामने उसको ट्रेन दिखी होगी, उतने के घटनाक्रम में मात्र 3 सेकंड का उसको वक्त मिला होगा। 3 सेकंड्स। और जो लोग कह रहे हैं कि ड्राइवर कुछ कर सकता था, ब्रेक लगा सकता था, बॉस इन 3 सेकंड में ट्रेन रुक सकती थी क्या? मान लीजिए वो ब्रेक दबा भी देता, 3 सेकंड में ट्रेन रुक जाती क्या? इसलिए ड्राइवर की गलती नहीं नजर आ रही और ना ही वो 3 सेकंड में मालगाड़ी से ट्रेन को भिड़ने से रोक सकता था। ओवर स्पीडिंग का भी कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि रेलवे ने बताया है कि उस रूट पर कितनी स्पीड का परमिट है और कितनी स्पीड पर ट्रेन चल रही है। रेलवे के मुताबिक परमिशन जो है वो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की है और कोरोमंडल की स्पीड 128 किलोमीटर प्रति घंटे की थी और हावड़ा की 126 किलोमीटर प्रति घंटे की, यानी जो तय स्पीड है उससे कम पे चल रही थी। रेलवे के अधिकारियों की ड्राइवर से जो बात हुई है उसमें ड्राइवर ने क्या बताया, रेलवे के अधिकारी को सुनिए, वो बता रहे हैं। ड्राइवर साहब से जो बात हुई उसमें उन्होंने बताया कि उनको ग्रीन सिग्नल मिला था। तो एक ये चीज जो बीच बीच में लोग कहते हैं कि सिग्नल ला, उसके बावजूद वो चले गए, वो सो गए थे, ये वो, तो लेट मी क्लैरिफाई, हमारा स्टाफ जो है वो लिटरली अपनी जान को हथेली पे रख के सारे पैसेंजर्स की जान को साथ में लेके जाता है अपनी जिम्मेदारी के साथ। उसने लाल पे सिग्नल नहीं पास किया, ना उसने ओवर स्पीडिंग की। उन्होंने बताया, इससे पहले उनको बहुत चोट लगी है, पर उन्होंने साफ बताया कि सिग्नल ग्रीन था, और ये कि सिग्नल ग्रीन था ये हमारा जो डेटा का रिकॉर्ड है, जो कि एकदम फाइनल रिकॉर्ड रहता है, एंड अगेन वो सील्ड रिकॉर्ड है क्योंकि वो भी एक पार्ट है इंक्वायरी का, वो रिकॉर्ड भी ये दिखाता है कि सिग्नल ग्रीन था। लेकिन आप देखिए हादसे के बीच ही कैसे राजनीति पिछले 3 दिन से चल रही है। आप देखिए, हमने आपको डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि पॉलिटिक्स ऐसी गंदी चल रही है। अभी लाशें निकाली जा रही हैं, लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है, और उस बीच ऐसा
ऐसा लग रहा है जैसे कैसे मुद्दा निकाल लिया जाए उसका प्रयास हो रहा है। राजनीति करने में जरा लोगों ने देर नहीं लगाई भाई। जब वहां लाशें उठाई जा रही थी, जब घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा था, तभी नेता वहां पर पहुंचकर अपना सियासी एजेंडा चलाने लगे। ममता बनर्जी ने ऐसा ही किया। उन्हें तो हादसे में मारे गए लोगों के उस आंकड़े पर भी यकीन नहीं था, जो आंकड़े रेल मंत्रालय के नहीं बल्कि खुद ओडिशा सरकार के थे। राजनीति करने की इतनी जल्दबाजी थी ममता बनर्जी को कि मारे गए लोगों के आंकड़े को लेकर ममता बनर्जी कैमरे पर ही रेल मंत्री से एक तरह से भिड़ गई। शुक्रवार को हादसा हुआ था, शनिवार को ममता बनर्जी वहां पहुंचकर कैसे राजनीति करती दिखी थी, एक बार देखिए। यह है इस देश का हाल। मैंने तो सुना कि इसमें 500 भी हो सकता है। 3 डिब्बा अभी तक नहीं रेस्क्यू हुआ है। आप कंप्यूटर में तो कितना हुआ? 238 कल था, उसका बाद आज का जो ऑफिशियल स्टेट गवर्नमेंट का जो 238 हमारा कल से है। कल इससे हमारा पास 38 है, लेकिन मेरे को जानकारी नहीं दी है। हमें अभी तक हमको नहीं तो हम लोग मिलकर कर लेंगे, इसमें कोई बात नहीं है। मैं एक बात कह रहा हूं, ममता बनर्जी कह रही है हमारे पास जानकारी है 500 है। आज की डेट में 500 तो नहीं है, ऑफिशियल डेटा 275 का है। और रेल मंत्री उस वक्त यही कह रहे थे कि अभी तक का सरकारी आंकड़ा राज्य सरकार का 238 है। आप कोई ममता बनर्जी से पूछेगा कि आप तो 500 कह रही थी, ये 275 कैसे निकला? और मैं कह रहा हूं उस वक्त मान लीजिए 500 क्या 1000 भी होता, 300 भी होता, 400 भी होता, क्या उस वक्त ये कहना चाहिए जब लोग डरे हुए हैं कि मेरा आदमी बचेगा नहीं, मेरे घर के लोग बचेंगे या नहीं, कोई बचा है नहीं बचा है, उस वक्त ये पैनिक क्रिएट करना चाहिए क्या कि नहीं नहीं हम तो सुन रहे हैं 500 मर गए? हवा में बात होनी चाहिए क्या, या सिर्फ ऑफिशियल डेटा पे स्टिक करना चाहिए? जब इस तरह की राजनीति होगी तो फिर इनसे ये सवाल भी उठेंगे कि पहले के रेल मंत्रियों के कार्यकाल में क्या होता था, खुद ममता बनर्जी के कार्यकाल में क्या हुआ, लालू यादव के रेल मंत्री रहते क्या हुआ था, नीतीश कुमार के रेल मंत्री रहते कितने हादसे हुए थे, और इनमें से कितने लोग थे जो इस तरह से अश्विनी वैष्णव की तरह वहां जाकर खुद अपने आंख के सामने रात दिन एक करके रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए। कौन रेल मंत्री ऐसा करता था जी? और मैं आपको इनके आंकड़े याद दिलाऊं जो ये बता रहे हैं 500 200 400, ये लोग जब रेल मंत्री थे, रेल मंत्रालय का देखिए, रेल मंत्रियों का हाल देखिए। रेल मंत्री पहले नीतीश कुमार का आपको बताता हूं। नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे 4.5 साल से ज्यादा का कार्यकाल था, 4.5 साल का कार्यकाल। कितनी टक्कर हुई थी? ट्रेनों की टक्कर 79 हुई थी, और डिरेल, अगर इसको थोड़ा इधर कर दें, टक्कर कितनी हुई थी? 79। और ट्रेन डिरेल कितनी हुई थी? 1000 बार ट्रेन डिरेल हुई थी। और मौत का आंकड़ा इनके वक्त था जो ट्रेन हादसों में 1527 मौतें हुई थी इनके हादसे में, इनके रेल मंत्री रहते थे। ममता बनर्जी जब रेल मंत्री थी, इनका कार्यकाल जो है वो करीब 3.5 साल का था। 54 बार टक्कर हुई थी ट्रेन की, टक्कर 54 बार। और जो डिरेल हुई थी ट्रेन वो हुई थी 839 बार। और मौत 1451 मौत हुई थी ममता बनर्जी के समय। लालू यादव ये रेल मंत्री थे, 5 साल का इनका कार्यकाल था। 51 बार ट्रेनों की टक्कर हुई थी, 51 टक्कर हुई थी इनके समय में, और 1159 लोगों की मौत हुई थी। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद रेलवे की सुरक्षा की तरफ विशेष ध्यान दिया गया, और इसके आंकड़े भी आपको बताता हूं कि पहले के मुकाबले अब रेल का सफर कितना सुरक्षित हुआ है। यह हादसा भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन इस हादसे की सच्चाई तो पहले सामने आए, पहली चीज ये। लेकिन उसके अलावा तस्वीर क्या है, अगर आप देखेंगे रेल हादसे इस देश में 2004 से लेकर 2014 तक
यूपीए सरकार में 84 टक्कर हुई थी ट्रेन की, 867 बार डिरेल हुई ट्रेन, और मौत जो हुई थी वो हुई थी 2453। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उसके बाद से साल 2022 के अंत तक का जो हाल था वो आपको बताता हूं। यानी 2014 से लेकर 2022 तक रेल हादसों की स्थिति क्या रही। 30 बार ट्रेन की टक्कर हुई है, डिरेल हुई है 426 बार ट्रेन डिरेल हुई है, और जो मरने वालों का आंकड़ा है वो है 781 मौत हुई है। यानी कहां 2000 मतलब 2500 मौत होती थी, अब वो मरने वालों का आंकड़ा घटा है, डिरेल होने का आंकड़ा लगभग आधा हो गया है, टक्कर आधे से भी कम हो गया है। तो ये पैनिक क्रिएट करना लोगों के मन में कि बॉस तो लोग घबरा गए हैं, ऐसा हो गया ट्रेन में, जैसे लग रहा है अरे भाई ट्रेन की स्थिति सुधरी है, यात्राएं बेहतर हुई हैं, हादसे कम हुए और इसको जीरो पे लाना है। लेकिन पहले जीरो पर पॉलिटिक्स तो लाइए कि लोग मर रहे हैं और पॉलिटिक्स चल रही है। ओडिशा रेल हादसे के बाद जो लोग रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांग रहे हैं, उन सभी को अश्विनी वैष्णव का काम भी देखना चाहिए। ओडिशा रेल हादसे के फौरन बाद ही राजनीति शुरू हुई। विपक्ष ने रेल मंत्री के इस्तीफे मांगना शुरू कर दिया, लेकिन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन सब की परवाह नहीं की और अपने काम में लगे रहे। 2 जून शुक्रवार को शाम करीब 7 बजे ओडिशा के बालासोर में रेल हादसा हुआ और उसके 3 घंटे के अंदर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हादसे वाली जगह के लिए रवाना हो गए। इन 3 घंटों के दौरान भुवनेश्वर और कोलकाता से रेस्क्यू टीम को मोबिलाइज कर दिया गया। एनडीआरएफ, राज्य सरकारों की टीमों के साथ एयरफोर्स को काम पर लगा दिया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बालासोर में हादसे वाली जगह पहुंचकर सबसे पहले हालात का जायजा लिया। ट्रेन की बोगी से घायलों को निकालने का काम तेजी से हुआ। वहां मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए गए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को सामने भाई 2 चुनौतियां खड़ी थी, उनको पता था। पहली कि घायलों को कैसे निकालें और अस्पताल पहुंचाएं, और दूसरी चुनौती थी कि डैमेज हुए रेलवे ट्रैक को ठीक करके ट्रेन का मूवमेंट फिर से शुरू करना था। लेकिन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वहां का दौरा करके लौट नहीं गए। वो हादसे वाली जगह पर डटे रहे, अपने सामने रेस्क्यू ऑपरेशन का एक एक एक्शन होता हुआ देखते रहे, निगरानी करते रहे। इस दौरान राजनीति भी जारी थी। विपक्ष अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांग रहा था। भाई इस्तीफा तो वो दे सकते थे, उनकी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म थी, लेकिन अश्विनी वैष्णव ने इस्तीफा नहीं दिया, इस पूरे मामले से पीछा नहीं छुड़ाया, बल्कि वहां खड़े होकर, दिन रात खड़े होकर ईमानदारी से अपना काम करते रहे, जो इससे पहले किसी रेल हादसे में रेल मंत्री ने किया हो मुझे तो याद नहीं आता कि पूरे दिन पूरी रात वहां खड़े रहे हो। अश्विनी वैष्णव जिस तरह से हादसे वाली साइट पर डटे रहे और राहत और बचाव का काम किया, रेलवे ट्रैक रेस्टोरेशन के काम की निगरानी कर रहे थे, उससे विपक्ष भी हैरान रह गया। आपको अश्विनी वैष्णव की एक तस्वीर दिखाता हूं। इस तस्वीर में वो शाम में भी वहां पर बैठे हुए दिख रहे हैं। ऐसा नहीं था कि अश्विनी वैष्णव अपने हाथों से बोगियों को हटाते, ये तो नहीं था। खुद रेलवे ट्रैक भी उनको ठीक नहीं करना था, बोल के अधिकारियों को चले आते कि सब ठीक से कीजिएगा। लेकिन हादसे वाली जगह पर रेल मंत्री के होने से वहां मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों को भी जोश मिला होगा कि भाई जब रेल मंत्री खड़ा है तो हमको और तेजी से काम करना है, कोई एक्शन लेना है, कोई मशीन मंगानी है, कोई भी चीज है, रेल मंत्री हाँ कराइए, मंगाइए, बोलिए, हो गया, तुरंत हो रहा होगा ना भाई। ऑन द स्पॉट चीजें हो रही होंगी तो रेस्क्यू ऑपरेशन भी तो तेज हुआ होगा। हालांकि विपक्षी नेता अश्विनी वैष्णव की इस तस्वीर पर यह कह रहे हैं कि वो तो वहां फोटो खिंचाने और अपना प्रचार करने गए थे, लेकिन पहले के रेल मंत्री क्या करते थे यह भी आज सुनना चाहिए। पहले के समय में तो कोई रेल हादसा होने पर रेल मंत्री कई बार हादसे वाली जगह तक जाते भी नहीं थे। आपको 2009 की एक घटना याद दिलाता हूं, जब यूपीए की सरकार थी। फरवरी 2009 में कोरोमंडल एक्सप्रेस, यही कोरोमंडल एक्सप्रेस, इसकी पटरी से उतर गई थी ओडिशा में ही। ट्रेन की 14 बोगियां पटरी से उतर गई थी, जिसमें 16 लोगों की मौत हुई थी, 140 लोग घायल हुए थे। इस ट्रेन दुर्घटना के समय केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव थे। हादसे के फौरन बाद लालू प्रसाद यादव घटनास्थल पर गए भी नहीं थे। खुद जाने की बजाय लालू यादव ने रेल राज्य मंत्री को घटनास्थल पर भेज दिया था, जबकि ट्रेन हादसे से एक दिन पहले
लालू यादव ये कह रहे थे कि रेल सफर बहुत सुरक्षित हो गया है। ये तो यूपीए सरकार के दौरान रेल मंत्रियों का हाल था। आपको यूपीए सरकार के दौरान ही एक दूसरी घटना के बारे में याद दिलाता हूं। साल 2011 में ममता बनर्जी रेल मंत्री हुआ करती थी। 19 मई 2011 को ममता बनर्जी ने रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनने जा रही थी। 10 जुलाई 2011 को हावड़ा कालका मेल के 15 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में 70 लोगों की मौत हुई, 300 लोग घायल हुए। 10 जुलाई 2011 को ही पूरी गुवाहाटी ट्रेन भी हादसे का शिकार हुई, जिसमें 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। ममता बनर्जी के इस्तीफे के बाद 2 बड़े रेल हादसे हो गए, लेकिन देश में 52 दिन तक 52 डेज तक कोई रेल मंत्री ही नहीं था। 12 जुलाई 2011 को जाकर दिनेश त्रिवेदी ने रेल मंत्री का कार्यभार संभाला। इस दौरान रेल राज्य मंत्री के पद पर टीएमसी नेता मुकुल रॉय थे। मुकुल रॉय से तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने पूरी गुवाहाटी ट्रेन हादसे वाली जगह जाने के लिए भी कहा था, लेकिन बताया जाता है कि मुकुल रॉय हादसे वाली जगह नहीं गए और कहा कि वहां मेरे जाने की कोई जरूरत नहीं। जिस देश ने ऐसी ऐसी सरकारें और ऐसे ऐसे रेल मंत्री देखे हैं, वो नेता जाकर चलते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन के वक्त किसी का इस्तीफा मांग रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के लगातार डटे रहने का नतीजा है कि हादसा होने के 51 घंटे के अंदर बालासोर में डैमेज हुए रेलवे ट्रैक को रिस्टोर कर लिया गया और हादसे के बाद पहली ट्रेन भी उस ट्रैक से गुजर गई। 4 जून की रात 11 बजे के करीब रेलवे ट्रैक की डाउन लाइन का काम पूरा हुआ और एक मालगाड़ी उस ट्रैक से गुजरी। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वहीं मौजूद थे और उन्होंने सामने से गुजरती हुई ट्रेन के सामने हाथ जोड़े। इसके 1 घंटे बाद ही अप लाइन पर भी ट्रेन मूवमेंट शुरू हो गई, यानी अप और डाउन दोनों लाइन पर ट्रेन मूवमेंट शुरू हो गई, वो भी 51 घंटे के अंदर। इतने बड़े हादसे के बाद इतनी जल्दी ट्रैक शुरू करके ट्रेन सेवा सामान्य करना रेलवे के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं है। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काम करने के आदेश दिए थे। पूरी टीम ने उसी तत्परता के साथ काम करके एक प्रॉपर सिस्टम से दोनों की दोनों पटरियों को रिस्टोर कर दिया है और दुर्घटना के इस भयानक दुर्घटना के 51 घंटे के अंदर अंदर वापस ट्रेन का मूवमेंट नॉर्मलाइज हो गया है। जिस रेल हादसे ने पूरे देश को हिला के रख दिया, जिसकी तस्वीरें इतनी विभत्स थीं कि बड़े से बड़े कलेजे वाले लोग देखकर सिहर जाए, उस हादसे के बाद रेल मंत्री ने घटनास्थल पर पहुंचकर यह सुनिश्चित किया कि उनकी टीम पूरी तेजी से रेस्क्यू का काम पूरा करे। हादसे में जिन लोगों की मौत हुई, उनके परिवार वालों का दर्द भी अश्विनी वैष्णव महसूस कर रहे थे और कई बार भावुक हुए। आपको सुनाता हूं कि ट्रेन मूवमेंट शुरू होने के बाद अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा। अब तक 3 गाड़ियां जा चुकी है। टोटल रात में करीब करीब 7 गाड़ियां प्लान्ड है और एकदम नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाना है और बहुत ही संवेदना के साथ जिन परिवारों के मेंबर्स खो गए, उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे। ये हमारा दायित्व भी खत्म नहीं हुआ है। दायित्व खत्म नहीं हुआ है और सवाल भी खत्म नहीं हुए और इसीलिए सीबीआई जांच बहुत जरूरी है और उम्मीद की जानी चाहिए कि पूरा सच उसमें सामने आएगा। लेकिन विपक्ष जैसे ही कोई मुद्दा नरेंद्र मोदी के खिलाफ मिले, जैसे ही लोगों के मरने, घायल होने, किसी बीमारी से पीड़ित होने की बात हो और उसमें नरेंद्र मोदी को घेरा जा सकता हो, तुरंत चारों तरफ से निकल आते हैं। लेकिन जैसे ही मुद्दा किसी विपक्ष शासित राज्य का हो, तो सब फुरफुर गायब हो जाते हैं। पाठशाला में आपको अब नीतीश राज में गिरते पुल का चैप्टर दिखाता हूं, जिसने मोदी विरोध का एजेंडा पोस्ट कर दिया। ओडिशा में रेल हादसा हुआ और विपक्षी दल बेताब हो गए। राहत और बचाव कार्य के बीच ही रेल हादसे पर राजनीति शुरू हो गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफा मांगा जाने लगा, जैसे इस्तीफा देने भर से ही सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। आप ये देखिए कि अश्विनी वैष्णव से इस्तीफा मांग कौन लोग रहे थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफा मांगने वालों में ममता बनर्जी के साथ लालू यादव और नीतीश कुमार की पार्टी भी शामिल है। ये वो नेता हैं जिनसे अपने अपने राज्य नहीं संभल रहे।
रविवार शाम को बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहे पुल का एक हिस्सा बरबरा के गिर गया। यह पुल पिछले 8 साल से बन रहा था, अभी तक बन भी नहीं पाया। इस पुल की कहानी भी आपको बताऊंगा, लेकिन इतना बड़ा पुल नदी में गिर गया, लेकिन इस पर कोई हाय तौबा नहीं है, क्योंकि बिहार में बीजेपी की अभी सरकार नहीं है। यही किसी गुजरात में, मध्य प्रदेश में कहीं और गिरा दीजिए, उसके बाद देखिए कैसे लोग निकल कर आते हैं। सन्नाटे वाला माहौल है अभी, किसी से इस्तीफे की मांग नहीं हो रही। जिस 1700 करोड़ रुपए से यह पुल बन रहा है वो जनता का पैसा है, लेकिन किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 1700 करोड़ रुपए पानी में डूब गए, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। हैरानी की बात यह है कि पिछले साल भी यही पुल टूट गया था। आंधी की वजह से पुल का एक हिस्सा बह गया था। खुद नीतीश कुमार इस बात को मान रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि यह पुल काफी समय से बन रहा है और अब तक इसे बन जाना चाहिए था। इतनी देर क्यों हो रही है और क्यों बार बार पुल टूट जा रहा है, उसकी जांच के आदेश उन्होंने विभाग को दे दिए। यानी खुद नीतीश जी को भी नहीं पता कि पुल बनने में देरी क्यों हो रही है। कैसे पता होगा? वो तो अभी मोदी जी को रोकने के लिए विरोधी खेमा जुटाने में जुटे हैं। अब पुल ठीक से जुड़ रहा है नहीं जुड़ रहा है उससे कैसे पता रहेगा उनको? सुनिए बिहार के मुख्यमंत्री जी को एक बार। भागलपुर में जो हुआ है, अभी समय पहले एक बार और हुआ था, तो उसी समय हमने कहा ऐसा क्यों हुआ है, और जबकि हम इसको बनाने के लिए हमने बहुत पहले तय किया था। हमने 12 में ही देखा, अब 14 से काम शुरू हुआ। अब जिसको भी दिया गया है एजेंसी, अब इतना देर क्यों हो रहा है? और एक गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था, 1 साल पहले की बात है। अब फिर जब 2 हो ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है, तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जाकर के देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। ये कोई तरीका नहीं, अब तक तो हो जाना चाहिए था जी। बहुत हो गया है, देर हुआ है, तो काहे के लिए ऐसा कोई होता है, एजेंट कोई बना रहा है, इतना देर क्यों कर रहा है? मुझको बड़ा तकलीफ हुआ, इसलिए हमने कह दिया कि उसको तत्काल देखिए। अब ठीक नहीं बना रहा है तभी गिर जा रहा है भाई। इसका मतलब तो और मजबूती से बनना चाहिए था, बन करके और तैयार हो जाता। लोगों को कितनी खुशी, हम कितना पहले जा करके एक चीज को देख करके कराए हुए। ये नीतीश कुमार जी हैं, कह रहे हैं पुल तो बन जाना चाहिए था। मैंने अधिकारियों से कहा जाके देखिए, अब तक तो बन जाना चाहिए था। अरे बॉस, तो आप किस लिए हैं? अधिकारियों को पहले बुला के रिव्यू मीटिंग नहीं करते हैं क्या कि ये पुल वहां बनना था, बना कि नहीं बना? सब राम भरोसे चल रहा है बिहार में, और इनको देश का प्रधानमंत्री बनना है। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, उसके बाद क्या ही क्या होगा, और फिर कहेंगे अरे ये तो हो जाना चाहिए था। बिहार में जो पुल गिरा उसकी कहानी सुनिए, वो भी जबरदस्त है। नीतीश कुमार ने फरवरी 2014 में पुल का शिलान्यास किया था। 2014 में यह अगुवानी सुल्तानगंज पुल मई 2015 में बनना शुरू हुआ। पुल बनाने का काम एसपी सिंगला कंपनी को मिला। पुल की लागत करीब 1700 करोड़ रुपए। 4 लेन के इस पुल की लंबाई 3 किलोमीटर से ज्यादा है। पिछले 8 साल से पुल बन ही रहा है। अप्रैल 2022 में भी पुल का एक हिस्सा आंधी की वजह से गिर गया था। इस पुल को 2019 में बनकर हो जाना था। अब तक 6 बार डेडलाइन मिस हो चुकी है। 6 बार डेडलाइन मिस हुई है, और नीतीश जी अब कह रहे हैं कि अरे ये तो बन जाना चाहिए था। दिसंबर 2023 में पुल का उद्घाटन होना था, लेकिन अब वो डेडलाइन भी टल गई है। नीतीश जी इतना इधर उधर मिलने में बिजी हैं, उनको टाइम मिलेगा। और बॉस, इस पुल का खर्चा कितना है ये देखिए। इस पुल का खर्च है, ये भी देखते जाइए, 1700 करोड़ रुपया। 1700 करोड़ एक पुल बनाने का। और नई संसद कितने में बनी है? नई संसद जो है वो करीब 850 करोड़ में बनी है। 800 850 करोड़ में, 800 850। मतलब जितने में नई संसद बन गई उससे डबल तो पैसा लग गया है उस पुल को बनाने में, जो पुल पानी में जाके गिर गया है। स्वाहा। सिर्फ पुल नहीं, आपका पैसा भी स्वाहा। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को इस पुल की डिजाइन में कमी दिख रही है। तेजस्वी यादव का कहना है कि यह पुल बहुत कमजोर है, और इसके बारे में विधानसभा में भी बात हुई है। अब यह फैसला लिया गया कि पुल को पूरी तरह से नए सिरे से बनाया जाएगा। एक बात तेजस्वी जी को भी सुनिए। पहले से ही हम लोगों को शंका थी कि इसमें डिजाइन में फॉल्ट है, उसलिए काफी स्ट्रक्चरल चीजें जो हैं तोड़े गए
और हम लोगों का निर्णय था कि पूरी तरीके से तोड़ करके, क्योंकि बार बार कंप्लेन आ रहा था, माननीय सदस्यों ने दोनों बार जो है इस बात को दोनों सदस्यों ने विधानसभा में उठाया था, तो अब हम लोग निर्णय पे ले कि भाई नहीं, इसको पूरी तरीके से तोड़वा करके, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना है, इसलिए पूरी तरीके से तोड़वा करके पुनः सिरे से हम लोग जो है कार्य को प्रारंभ करेंगे। कितने कमाल की बात है ना, आपका हमारा पब्लिक का पैसा लग रहा हो तो एक बार फॉल्टी डिजाइन से बनाओ, फिर शिकायत आए तो एक काम करो पूरा तोड़ दो, फिर से बनाओ। अगर गलत डिजाइन था तो पास कैसे हुआ जी? अगर गलत डिजाइन था तो टेंडर उससे लिया क्यों नहीं जी? अधिकारियों पे कार्रवाई क्यों नहीं की जी? तोड़ो बनाओ, चल रहा है, पैसा अपनी जेब से थोड़ी जा रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के मुताबिक पुल को फिर से बनाया जाएगा। जनता के 1700 करोड़ रुपए गंगा में बह गए, इससे ना सीएम ना डिप्टी सीएम किसी को कोई परेशानी नहीं। बिहार जैसे पिछड़े राज्य में पैसों की बर्बादी हैरान करती है, क्योंकि यही लोग आधे टाइम रोते रहते हैं कि बिहार के पास पैसा नहीं है। उससे ज्यादा हैरान करता है बिहार के नेताओं का रवैया। अगर ये पुल फिर से बनेगा तो इसे बनने में फिर से सालों लगेंगे, हजारों करोड़ रुपए का टेंडर निकाला जाएगा और इसकी कोई गारंटी नहीं कि जो नया पुल बनेगा वो गिरेगा नहीं या फिर आंधी और तूफान में ढह नहीं जाएगा। लेकिन चल रहा है और इन लोगों को पीएम बनना है। पाठशाला में अब मुख्तार अंसारी का चैप्टर। 2 दिन पहले मुख्तार अंसारी कुरकुरे मांग रहा था, योगी ने अपने बर्थडे पर मुख्तार का केक ही काट दिया। आज यूपी के एक और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी का हिसाब हो गया। एक 32 साल पुराने मर्डर केस में मुख्तार को उम्र कैद की सजा हो गई। यह वही केस है जिसके लिए कहा जाता था कि मुख्तार को कोई टच नहीं कर सकता, वो कानून को अपनी जेब में रखता है। लेकिन आज यूपी में स्थिति बदल गई है। वहां हर गैंगस्टर का परमानेंट इलाज शुरू हो गया है। पहले अतीक को जेल पहुंचाया, उसका पूरा गैंग खत्म किया और बाद में अतीक का भी अंत हो गया। ठीक उसी तरह योगी सरकार ने मुख्तार के गुनाहों के साम्राज्य पर बुलडोजर चलाया। पुलिस ने मुख्तार के खिलाफ सबूत जुटाए और आज कोर्ट ने मुख्तार को उम्र कैद की सजा सुना दी। आज वाराणसी की कोर्ट ने जैसे ही मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई, वैसे ही मुख्तार अंसारी गिड़गिड़ाने लगा। आप सोचिए, 6 फुट लंबा चौड़ा इंसान जो अपनी दमदार छवि को दिखाने के लिए मूंछों पर हाथ रखने वाली तस्वीर खिंचवाता था, जिसे लगता था कि कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो मुख्तार आज सजा सुनने के बाद घबरा गया, जज के सामने गिड़गिड़ाने लगा, इतने डिप्रेशन में चला गया कि अपना माथा पकड़ लिया बताया जा रहा है। वो मुख्तार जो अपने दौर में निर्देश दिया करता था, वो आज हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा था, कह रहा था कि सर, जज सर, थोड़ा सजा कम कर दीजिए। 32 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड में आज वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार को उम्र कैद की सजा सुनाई। मुख्तार को जैसे ही उम्र कैद की सजा सुनाई गई, उसने अपना माथा पकड़ लिया। सजा सुनाए जाने के बाद माफिया मुख्तार के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दी। मुख्तार ने बार बार जज के सामने गिड़गिड़ाकर सजा कम करने की गुहार लगाई। सूखे गले से मुख्तार ने अपनी उम्र का हवाला देते हुए बख्श देने की गुहार भी लगाई। मुख्तार ने जज के सामने 18 सालों से जेल में बंद रहने की वजह से हालत खराब होने की दलील भी रखी। माफिया अब यह जान चुका है कि उसे पूरी उम्र जेल में काटनी पड़ेगी, इसलिए मुख्तार ने जेल के अंदर ही खाने पीने के अच्छे इंतजाम की गुहार लगानी शुरू कर दी। कहा जा रहा है कि पिछले दिनों जब उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हो रही थी, तो मुख्तार ने जज से गुहार लगाई कि वो जेल के खाने पीने की व्यवस्था थोड़ी ठीक करवा दें, उसमें बड़ी परेशानी हो रही है। मुख्तार ने सुनवाई के दौरान जज से गुहार लगाई कि उसे जेल में कुरकुरे और बिस्किट मिले खाने के लिए, इसका इंतजाम करवा दे जज साहब। मुख्तार की इस फरमाइश पर सुनवाई कर रहे जज भी हंस पड़े। दरअसल गैंगस्टर एक्ट के तहत एक केस में मुख्तार की एमएलए कोर्ट में पेशी हुई, जिसमें सुनवाई के दौरान मुख्तार ने कहा कि जेल में सूखी रोटी खा खा कर वो थक चुका है। साथ ही उसने जज के सामने गुहार लगाई कि वकील की मदद से जेल में कुरकुरे और बिस्किट के साथ साथ खाने पीने का दूसरा सामान और फल का इंतजाम करने की मंजूरी दिलवा दे। तो ये आज की डेट में मुख्तार अंसारी का यूपी में हाल हो रखा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने पूरा गैंग खत्म करने का किया है, उस पर लगे हुए हैं, और दूसरा मजबूती से केस को लड़ा गया। मुख्तार अंसारी को सजा मिली है, उस केस के बारे में भी आपको बताता हूं, क्योंकि 32 साल पुराना मामला है। कांग्रेस नेता अजय राय के भाई अवधेश राय की वाराणसी के चेतगंज में 3 अगस्त 1991 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिस वक्त अवधेश राय को गोली मारी गई,
वो अपने भाई अजय राय के साथ घर के बाहर खड़े हुए। इसी दौरान वैन से पहुंचे बदमाशों ने अवधेश को निशाना बनाकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी। अवधेश राय के भाई और पूर्व विधायक अजय राय ने इस वारदात को लेकर वाराणसी के चेतगंज थाने में मामला दर्ज कराया था। अजय राय ने अपने भाई अवधेश राय की हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर लगाया था। अवधेश राय हत्याकांड में पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह और राकेश श्रीवास्तव को भी आरोपी बनाया। भीम सिंह गैंगस्टर के केस में सजा सुनाए जाने के बाद गाजीपुर जेल में बंद है। पूर्व विधायक अब्दुल कलाम और कमलेश सिंह की मौत हो चुकी है। राकेश श्रीवास्तव के मामले में प्रयागराज के सेशन कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। तो यह था मुख्तार का मामला, जिसका एक एक चैप्टर खत्म होता जा रहा है। लेकिन फिलहाल पाठशाला खत्म होने का वक्त है। कल मुलाकात होगी। छोटे से ब्रेक के बाद ओपिनियन